हेलो, नमस्कार। आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चैनल स्टडी ग्रुप हिंदी में। तो जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि हमारे चैनल स्टडी ग्रुप हिंदी के माध्यम से हिंदी, टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ, जेआईसी, टेट, सुपर टेट आदि एग्जाम की तैयारी कराई जाती है। और जो लोग चैनल पे नए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर ज़रूर करें। तो अभी तक हमने हिंदी साहित्य का जो पाठ करवाया है, काल विभाजन और ये आदिकाल और भक्तिकाल इसमें चल रहा है। जो लोग नए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जिन लोगों ने वीडियो को नहीं देखा, वो चैनल पे जाकर वीडियो को ज़रूर देख लें। लेकिन आज मैं इससे हटकर कुछ पाठ लेकर आई हूँ, जो आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा नेक्स्ट एग्ज़ाम 2022 के लिए। और जो लोग नए हैं जिन्होंने 2021 में पेपर नहीं दिया था, उन लोगों के लिए ख़ासकर ये मैं जो लेकर आई हूँ, वो उन लोगों के लिए है जिन्होंने 2021 में पेपर नहीं दिया टीजीटी का। तो उन लोगों के लिए है, क्योंकि उन लोगों को नहीं पता है कि अब नेक्स्ट पेपर किस पैटर्न पर आधारित बनकर आता है। तो ये खास उन्हीं भाई-बहन और स्टूडेंट्स के लिए है, जो लोग नए हैं, जो पहली बार एग्ज़ाम दे रहे हैं टीजीटी का और टीजीटी, पीजीटी का, ठीक है? तो खासकर उन्हीं लोगों के लिए है। और जो लोगों ने पहले पेपर दिया होगा, तो उन लोगों को थोड़ा-सा तो अंदाज़ हो ही गया होगा कि न्यू पैटर्न पर अब जो पेपर बन के आता है, वो किस पैटर्न पर आधारित आता है। लेकिन जिन लोगों ने पेपर नहीं दिया है, उनको नहीं पता है, खासकर उन्हीं के लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक? तो ये है हिंदी टीजीटी का पेपर 2021 का आप सभी के लिए सॉल्व एकदम पूर्ण व्याख्या के साथ है। तो पेपर को ध्यान से देखिए और समझिए कि किस पैटर्न पर आधारित ये पेपर बनकर आया है हिंदी टीजीटी का, ठीक है? तो उन्हीं भाई-बहनों के लिए है खास तौर से। तो पहला प्रश्न है हमारा, ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? ठीक है, नॉर्मल सा प्रश्न है, कोई खास नहीं है, तो इसमें परेशान होने की भी बात नहीं है कि ठीक ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? तो सौरसैनी अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश और अर्धमागधी और ब्राह्मण, ठीक है? तो हिंदी साहित्य में जो सौरसैनी अपभ्रंश का विकास हुआ है, ब्रज भाषा का विकास हुआ है, वो सौरसैनी अपभ्रंश से हुआ है। सौरसैनी अपभ्रंश से 5 बोलियाँ निकली हैं, ठीक है? और ब्रज भाषा और खड़ी बोली, ठीक है? खड़ी बोली और बागरू, इसे हरियाणी भी बोली बोलते हैं, ठीक है? बागरू और बुंदेली, कन्नौजी, ठीक है? ये 4 प्रकार की जो बोलियाँ हैं, वो सॉरी 5 प्रकार की जो बोलियाँ हैं, वो सौरसैनी अपभ्रंश से विकसित होती हैं, ठीक है? तो इसका आंसर हमें मिल गया है। इसका आंसर है ब्रज भाषा का विकास सौरसैनी अपभ्रंश से हुआ है। देख लेते हैं इसकी व्याख्या को। व्याख्या है, ब्रज भाषा का विकास सौरसैनी अपभ्रंश से हुआ है। सौरसैनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती का विकास। इसके साथ और एक चीज़ और जोड़ लें, 5 तो इसमें जो भाषाओं का विकास हुआ है, वो तो हुआ ही है। साथ में इससे और भाषाएँ विकसित होती हैं। वो हैं 5 भाषा हैं, राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी और गुजराती। राजस्थानी से 4 बोलियाँ निकलती हैं, गुजराती से 3 बोलियाँ निकलती हैं और पश्चिमी हिंदी से निकलती हैं टोटल 5 बोलियाँ। तो इस प्रकार से इसमें टोटल जो सौरसैनी अपभ्रंश से विकसित बोलियाँ हैं, वो कितनी हो गई? 5 और 4 9, 9 और 3 12, टोटल 12 बोलियों को विकसित होती हैं हमारी सौरसैनी अपभ्रंश भाषा से, ठीक है? इसके बाद नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, एक ही कथानक चेतन, ठीक है? एक कथानायक चेतन, ठीक है? उपेंद्र नाथ के कई उपन्यासों का केंद्रीय पात्र है, उसके किस उपन्यास का नायक चेतन नहीं है? इसमें बताना है कि जो उपेंद्र नाथ हैं हमारे कहानीकार, ठीक है? उपन्यासकार, कहानीकार, तो उनका एक पात्र रहा है फेमस, उसका नाम चेतन है और चेतन उनके कई उपन्यासों में उन्होंने उसको स्थान दिया है। तो ये बताना है कि चेतन उनके किस उपन्यास का पात्र नहीं रहा है, ठीक है? तो ऑप्शन है इसके गिरती दीवारें हैं शहर में, घूमता या लायर्थ, ठीक है? गर्म हवाएँ और एक नन्ही कंदील, ठीक है? तो आंसर इसका हो जाएगा 3, ठीक है? जो चेतन है, वो गर्म हवाओं के उपन्यास का नायक नहीं रहा है, बाकी सबका ये रहा है, ठीक है? इसके बाद नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है हमारा, दूसरा प्रश्न दूसरा प्रश्न है, प्रसन्न पद नव्यार्थ युक्तोदुबोधु विधायिनी स्फूर्ति स्फूर्ति शतक बेबूर्द प्रतिभा सर्वतोमुखी, ठीक है? ये पंक्तियां हैं, हमको बताना है कि ये कथन जो दिया हुआ है वो किसका है। ऑप्शन है हमारे मम्मट, ठीक है? मम्मट हैं, बाघभट्ट हैं, रुद्रट हैं और विश्वनाथ हैं। तो आंसर हो जाएगा हमारा बाघभट्ट। बाघभट्ट के द्वारा ये पंक्तियों दी हुई हैं, तो इन पंक्तियों को जरूर याद रखें, ठीक है? इसके बाद नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है हमारा, शिवराज भूषण, ठीक है? एक रचना है अलंकारिक, शिवराज भूषण, और भूषण के द्वारा ये रचित रचना है, लिखी हुई रचना है। तो उसी में बताना है कि अलंकारों का की संख्या कितनी है, ठीक है? शिवराज भूषण में कुल अलंकारों की संख्या हमको बतानी है कि कितनी है। इसमें है 15 है, 51 है, 99 है या फिर 105 है। तो आंसर हमारा हो जाएगा, ठीक है? 105, आंसर हो जाएगा हमारा 105,
105 ही है जो शिवराज भूषण में इन्होंने अलंकारों की संख्या को निर्धारित किया है। भूषण के द्वारा लिखा हुआ ग्रंथ अलंकार निरूपण है, ठीक है। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से थोड़ा सा फास्ट करेंगे और जिन लोगों को फास्ट वीडियो लगता है वो थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके दोबारा से सुन लें, ठीक है, क्योंकि अगर धीरे से काम करेंगे तो बहुत ज्यादा वक्त लगेगा, तो इसीलिए थोड़ा सा फास्ट कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद प्रश्न है हमारा दूसरा, निम्नलिखित में से कौन सा सात्विक अनुभव नहीं है। सात्विक अनुभव हमें पता होना चाहिए कि हमारे जो अनुभव होते हैं वो उनमें से एक सात्विक अनुभव है जो जिसकी संख्या 8 मानी जाती है, ठीक है। तो सात्विक अनुभव का मतलब होता है कि जो स्वयं अपने आप अ, अ, जैसे कभी-कभार हमारे साथ कुछ अ, अलग सा देखते हैं तो कुछ अलग हम नहीं चाहते हुए भी हमारे साथ अपने आप जो घटनाएँ होती हैं, जो हमारा शारीरिक क्रियाकलाप होते हैं, उन्हीं को हम सात्विक अनुभव बोलते हैं। जैसे कि आँसू का निकलना है और किसी अच्छी चीज़ को जैसे कि हमारे को कोई अच्छी चीज़ दिखती है तो हमारी अपने आप हँसी निकल जाती है और अगर हम कुछ दुःख पीड़ा जैसी चीज़ों को देखते हैं तो हमारे आँसू निकल जाते हैं और कभी-कभार कुछ आश्चर्यजनक चीज़ें देखते हैं तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इन्हीं को हम सात्विक अनुभव कहते हैं। इनकी टोटल संख्या 8 है, ठीक है? टोटल संख्या इनकी 8 रही है। तो हमको बताना है कि इसमें सात्विक अनुभव जो है वो नहीं कौन-सा नहीं है। तो आंसर रोमांच है, कंप है, प्रलय है और विषाद। विषाद नहीं है, ठीक है? सात्विक अनुभव की संख्या कुल टोटल 8 है। आप लोग समझ लें इसको, ठीक है? 8 और इनकी जो संख्या है वो है रोमांस, बेपथु, ठीक है? या इसको कंप कहते हैं, प्रलय, स्तंभ और स्वेद, स्वरभंग, वैवर्य और अश्रुपात, ठीक है? ये टोटल 8 प्रकार के जो सात्विक अनुभव हैं, आप लोग इनको वर्ड सहित याद ज़रूर रखें। इसके बाद नेक्स्ट हमारा दूसरा प्रश्न है, बीड़ा पाड़ में समास है। समास हमको बताना है कि बीड़ा पाड़ में कौन सा समास है, कर्मधारय, तत्पुरुष या फिर बहुब्रीहि द्वंद्व समास। तो आंसर हमारा हो जाएगा, आप लोग गैस करते जाएं और साथ में आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं वो हमें अपना अटेम्प्ट जरूर बताएं कि उन्होंने कितने क्वेश्चन को अपने आप सॉल्व किया है, ठीक है, और उसका स्कोर हमको जरूर सेंड करें और साथ ही अपना खुद का एनालिसिस करें कि कितने उनसे प्रश्न बन पा रहे हैं, किस प्रकार की उनकी तैयारी चल रही है, ठीक है। तो इसके बाद जो आंसर है ये है थर्ड, बहुब्रीहि समास है बीड़ा पाणी। बीड़ा मतलब जिनके हाथ में है बीड़ा, तो सरस्वती जी हैं, पाणी का मतलब होता है हाथ, ठीक है, हाथ, जिनके हाथ में है वीणा अर्थात सरस्वती जी। तो आंसर इसका हो जाएगा थर्ड, वीणा पाणी का। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा प्रश्न देखेंगे हम, नव नमः शब्द के योग में विभक्ति बनती है। संस्कृत का सवाल है, ये संस्कृत का क्वेश्चन है। नमः शब्द हम किस विभक्ति के रूप में प्रयोग करते हैं ये हमको बताना है। तो पहला है प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति और चतुर्थ विभक्ति। तो आंसर सभी लोगों को शायद पता होगा, आंसर इसका 4 हो जाएगा। चतुर्थी विभक्ति में ये सारी चीजों को हम प्रयोग में लाते हैं। नमः सुबह है और मतलब किसी के करने के लिए जो चीज़ें होती हैं जिनको हम अभिवादन रूप में प्रयोग करते हैं, वहाँ पर हम चतुर्थ विभक्ति का प्रयोग करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है हमारा, दूसरा प्रश्न है, जिस समस्त पद में पूर्व पद और उत्तर पद की बजाय किसी अन्य अर्थ की प्रधानता होती है उसमें समास बताना है कि जिस समास में, प्रत्येक समास में 2 पद होते हैं, 2 खंड होते हैं और उन खंडों को, उन पदों को हम बताते हैं कि किस आधार पर निर्धारित करते हैं कि किस आधार पर ये कौन सा समास है। तो इसमें बताना है कि जिसका ना पहला पद प्रधान हो, ना दूसरा पद प्रधान हो, इसके अलावा कोई अन्य पद की प्रधानता होती है, तो वहाँ पर हम कौन सा समास निर्धारित करते हैं। तो आंसर हमारा हो जाएगा बहुब्रीहि समास। जहाँ पर किसी अन्य पद की प्रधानता होती है वहाँ पर बहुब्रीहि समास होता है और जहाँ पर पहले प्रथम पद की प्रधानता होती है उसमें तत्पुरुष समास होता है, जहाँ पर लास्ट पद की प्रधानता होती है वहाँ पर कर्मधारय समास होता है और जहाँ पर दोनों पद की प्रधानता होती है वहाँ पर द्वंद्व समास होता है, ठीक है। इस प्रकार से ये होती है समासों का विभाजन। तो इसके बाद दूसरा नेक्स्ट 9 प्रश्न है, नदी कोस भर टेढ़ी है, संस्कृत में अनुवाद इसका बताना है। तो आंसर हो जाएगा इसका नदी कोसेड़ कुटिला, ठीक है, नदी कोसाय कुटिला, नदी कोसम कुटिला, ठीक है, और नदी कोसात कुटिला। तो आंसर इसका हो जाएगा थर्ड, कोसाम कुटिला, क्योंकि क्योंकि इसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। नदी कोसाम कुटिला, नदी कोस भर टेढ़ी है, इसमें द्वितीय विभक्ति को लगाकर हम आंसर इसका दे पाएंगे। आंसर इसका सही होगा वो होगा थर्ड, नदी कोसाम कुटिला, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, दूसरा प्रश्न है आंखों का सपना, ठीक है, आंखों का सपना यात्रा व्रत के लेखक हैं। ये हमारा साहित्य से रिलेटेड प्रश्न है। आंखों का सपना किसका यात्रा साहित्य है। तो पहला है आंसर मरुधर का, मरुधर मृदुल का है, हरि सुमन का है, हरि सुमन विशिष्ट का है, नितेश का है और या फिर बल्लभ डोबर का है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा इसका ए, हरि। जो आंखों का सपना यात्रा साहित्य है वो है मरुधर मृदुल का, ठीक है, ठीक है। इनके और भी साहित्य हैं, हम एक बार उनको भी देखेंगे।
क्या क्या इन्होंने लिखा है। आंखों का सपना, एक बार इसकी व्याख्या ठीक से देखेंगे हम लोग। आंखों का सपना यात्रा साहित्य के लेखक मरुधर मृदुल हैं, ठीक है। शब्दों का घूंघट, आहट, आसपास कविता, ठीक। कभी ये कविता संग्रह है। खुली आंखों का सपना जो ऊपर है, यात्रा के बहाने, यात्रा संस्मरण है। तुष्टिकरण का सच, निबंध संग्रह है। शब्दों की न्याय परिक्रमा और अधिवक्ता का आत्मव्रत संस्मरण है। आदि उनकी अन्य रचनाएं हैं। मरु मरुधर मृदुल की। और प्रति श्रुति त्रैमासिक संपादक का संपादक किया है इन्होंने मरु मृदुल ने, ठीक है। मधु आ जाता है मेरे से बार बार। मरु मृदुल ने, मरुधर मृदुल, ठीक है, इन्होंने। तो ये जरूर याद रखना, इंपॉर्टेंट पार्ट, कि प्रतिश्रुति जो त्रैमासिक पत्रिका है उसका इन्होंने संपादन किया है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा प्रश्न हमारा 11 है। निम्नलिखित में महाकाव्य के लक्षणों के विषय में एक कथन असत्य है। जो महाकाव्य के लक्षण होते हैं उनमें एक कथन असत्य माना गया है, ठीक है, असत्य है। तो हमें वो ही हमको बताना है कि कौन सा हमारा सही है आंसर। तो जैसा कि हमने बताया है, एक जब हमने जब हमने महाकाव्य के विषय में बताया था, तो हमने बताया था कि जो हमारे हिंदी साहित्य में दो प्रकार के साहित्य प्रचलित हैं। एक है प्रबंध काव्य, एक है प्रबंध काव्य, ठीक। दूसरा है मुक्तक काव्य। मुक्तक काव्य केवल एक होते हैं। प्रबंध काव्य के दो पाठ किए गए, एक महाकाव्य, ठीक है, और दूसरा किया गया खंड काव्य, ठीक है। इस प्रकार से हमारे हिंदी साहित्य के जो लक्षण हैं महाकाव्य और खंड काव्य के, वे हमको बताने हैं कि किस प्रकार का जो महाकाव्य में लक्षण होते हैं, यही हमको बताना है, ठीक है। तो इसमें है, पहला है, इसमें सभी नाटक संधियां होती हैं, ठीक है। इसमें सभी रस प्रधान के रूप में होते हैं, ठीक है। और यह सर्गों में विभक्त होता है। और इसके आरंभ में देवादि को नमस्कार, आशीर्वाद और वस्तु निर्देशन होता है। तो आंसर इसका हो जाएगा 2। ये चीज़ नहीं है कि इसमें जितने भी रसों का प्रयोग किया जाता है वो सारे ही प्रधान रस हों, ऐसा नहीं होता है। इसमें कुछ गौड़ रस होते हैं, कुछ किसी एक या दो, ज़्यादा से ज़्यादा 2 रसों की प्रधानता होती है महाकाव्य के अंदर, और बाकी सारे गौड़ रस होते हैं इसमें, ठीक है। बाकी इसमें जो संधियाँ दी हुई, जो पॉइंट दिए हैं वो सारे सही हैं। गलत एक है कि इसमें सभी रसों की प्रधानता नहीं होती है, केवल 2 या 1 रस की ही प्रधानता होती है इसमें, ठीक है। इसके बाद दूसरा है वध स्थल से छलांग किस लेखक की कहानी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट कहानी है वध स्थल, ठीक है। तो हमको बताना है ऋषिकेश सुलभ की है, प्रदीप जायसवाल की है, और दूसरा है सत्यकेत विद्या अलंकार की है, डॉक्टर धर्मवीर की है। तो आंसर हो जाएगा हमारा 1, ठीक है। ऋषिकेश सुलभ के द्वारा ये लिखी गई है वध स्थल छलांग, ठीक है। तो आंसर एक बार इसकी व्याख्या देख लेते हैं हम सभी लोग। व्याख्या को देखेंगे। वध स्थल से छलांग ऋषिकेश सुलभ की कहानी है। वसंत के हत्यारे, ठीक है। तूती की आवाज, बांध, काल और पत्थर कट इसके अन्य कहानी संग्रह हैं। अमली बटोही और धरती, आवा, आपके मौलिक नाटक और सुदृढ़ द्वारा रचित मृक्ष कटिकम की पुनर्रचना, माड़ी गाड़ी और फड़ीसुर रेडी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण जो इसकी इंपॉर्टेंट लाइन है, वो उस चीज को आप लोग याद रख लें जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। वो है कि सुदृढ़ का जो रचित रचना है मृक्ष कटिकम, उनका इन्होंने अनुवाद किया है माड़ी गाड़ी के रूप में। और दूसरा है फणीसुर रेडू के, ठीक है। फणीसुर रेडू एक आंचलिक उपन्यासकार रहे हैं हमारे हिंदी साहित्य में। तो उनका नाटक महला आंचल बहुत ही फेमस नाटक रहा है, उन्होंने इनका प्रकाशन किया, ठीक है। इसके अलावा रंग चिंतन की पुस्तक रंगमंच का जनतंत्र और रंग अरंग, ठीक है, ये इनकी खास रचनाएं हैं। आप लोग एक नोट्स के साथ इनको वहां मेंशन करते चलें साथ में ही, ठीक है। इसके बाद एक और लास्ट नेक्स्ट प्रश्न है, युष्मत शब्द की चतुर्थी विभक्ति एक वचन का रूप होता है। तो बताना है कि युष्मत शब्द, आपको जब मैं संस्कृत का पाठ करवाऊंगी तो सारे ये सारी इनके जो रूप हैं वो सबको समझा दूंगी, बहुत अच्छे से समझ आ जाएंगे, ठीक है। एक साथ सारी चीज़ों को बताने से वीडियो थोड़ा सा लेंथी हो जाता है, और जिस काम को हम करने रहते हैं वो सारी छूट जाता है, इसीलिए थोड़ा सा समझा रही हूँ। तो आंसर इसका हो जाएगा 2, ठीक है। आंसर हो जाएगा इसका 2, ठीक है। युष्मत का चतुर्थी विभक्ति का जो रूप होगा वो होगा तुभ्यता तथा ते, ठीक है, तुभ्य तथा ते। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, सभी स्वर होते हैं, तो हमें स्वर बताने हैं। स्वरों का जो हमने विभाजन किया था वहां हमने बहुत अच्छे से समझाया था। जिन लोगों ने वीडियो को स्वर विभाजन हमारा देखा होगा उन लोगों को समझ आ गया होगा कि स्वर क्या होते हैं, ठीक है। तो दीर्घ स्वर होते हैं, सभी स्वर क्या दीर्घ होते हैं, अघोष होते हैं, महाप्राण होते हैं, या फिर अल्प प्राण होते हैं। तो आंसर हमारा हो जाएगा 4, सभी स्वर, जितने भी हमारे हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 रही है, तो सभी स्वर क्या होते हैं, अल्प प्राण होते हैं, ठीक है। इसके साथ ही नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है हमारा, पद्मावत का बंगला अनुवाद किसने किया है, ठीक है। पद्मावत का बंगला अनुवाद किसने किया है, तो ऑप्शन है हमारे मगन ठाकुर और ओला उजाला, आलो उजाला, ठीक है। और दूसरा है नसरुद्दीन हुसैन और सुजाउद्दौला, ठीक है। तो आंसर हमारा हो जाएगा 2, ओला उजाला के द्वारा ही ये
मतलब अनुवाद किया गया है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। हमको सुमेलित बताना है कि ये रचना है जो दी गई है वो कौन सी रचना गलत मेल से लिखी गई है, गलत सुमेलित नहीं है। तो प्रभा खेतान का अपने अपने चेहरे, नासरा शर्मा की टीकरे की मंगनी, सूर्यवाला का अग्निपंक्षी है और मृदुला गर्ग का एक जमीन अपनी है। तो आंसर हो जाएगा इसका 4। ठीक है, आंसर हो जाएगा इसका 4। इसके साथ एक बार इसकी व्याख्या को देख लेते हैं। एक जमीन अपनी उपन्यास चित्रा मुद्गल का है। ठीक है, और आवा गिलगुड्डू गड्डू और एक जमीन अपनी और पोस्ट बॉक्स नंबर 203 और नाला सोपारा आदि उनके अन्य उपन्यास हैं। किनके? चित्रा मुद्गल के। इसके साथ दूसरा है, इस हमाम में चेहरे लपटे आदि अनादि 3 खंडों में विभाजित है। जगदम्बा बाबू आ रहे हैं, भूख, ठीक है, जहर ठहरा हुआ, लाक्षाग्रह, अपनी वापसी, जिनावर, माला आगे बढ़ेगा और अभी कैंचुली आदि चित्रा मुद्गल की कहानियां हैं। ठीक है, इस प्रकार से इन्होंने इसकी व्याख्या है। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा प्रश्न देखेंगे हम, हिंदी के विकास के संबंध में निम्नलिखित कथानक में से एक कथानक असत्य है। ठीक है, हिंदी का जो विकास रहा है उसके विषय में एक कथानक गलत है, उसी को हमें बताना है कि कौन सा कथानक जो है गलत है। तो पहला है, हिंदी का विकास संयोगात्मक भाषा के रूप में हुआ है। हिंदी का विकास 1000 ईस्वी से माना जाता है। हिंदी अपभ्रंश के बाद की भाषा है। हिंदी एक वियोगात्मक भाषा है। यहाँ संयोगात्मक है, यहाँ वियोगात्मक है। तो आप लोग इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होइएगा। तो आंसर हो जाएगा इसका ए। हिंदी एक संयोगात्मक भाषा नहीं है, ये एक वियोगात्मक भाषा है। ठीक है, वियोगात्मक भाषा है हिंदी। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है हमारा, लिपि के विकास का क्रम सोपान है। जो हमारी हिंदी साहित्य में लिपियों का निर्धारण, लिपियों का विकास रहा है, उसी का हमें क्रमबद्ध तरीके से हमको बताना है कि कौन सी लिपि किसके बाद विकसित हुई है। ठीक है, तो इसके बाद आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन एक बार देख लेते हैं। चित्रलिपि आप लोग खुद महसूस भी कर सकते हैं। पहला है सूत्र लिपि, चित्र लिपि, प्रतीकात्मक लिपि और भाव लिपि। इसके बाद भाव लिपि, सूत्र लिपि, चित्र लिपि, प्रतीकात्मक लिपि, चित्र लिपि, सूत्र लिपि, प्रतीकात्मक लिपि, भाव लिपि। ठीक है, उसके बाद है सूत्र लिपि, भाव लिपि, चित्र लिपि और प्रतीकात्मक लिपि। तो आंसर हो जाएगा इसका 3rd। ठीक है, आंसर इसका 3rd हो जाएगा। सबसे पहले जो विकास हुआ हमारा हिंदी साहित्य के लेखन का वो चित्र लिपि के आधार पर हुआ, उसके बाद सूत्र लिपि आई, उसके बाद प्रतीकात्मक लिपि आई और लास्ट में जो आई है वो है भाव लिपि। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित, ठीक है, कृतियों को उनके प्रकाशन वर्ष के आरोही क्रम में व्यक्त करने वाली श्रेणी है। ठीक है, आरोही क्रम में, ठीक जैसे कि होता है ना, ज्यादा कम से ज्यादा की ओर हमको चलना है। तो पहला है जय भारत, साकेत और भारत भारती, यशोधरा। ये सारी ही जो रचना है वो मैथिली शरण गुप्त की हैं, आप लोग याद रख लें। ठीक है, मैथिली की हैं, सॉरी, मैथिली शरण गुप्त की हैं सारी रचनाएं। तो पहली है, हम आंसर एकदम बताए दे रहे हैं आंसर, और ऑप्शन नहीं बता रहे हैं, कोशिश ये कर रहे हैं कि ऑप्शन में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, और आंसर है हमारा 2। सबसे पहले भारत भारती 1912 की है। ठीक है, साकेत 1931 का है, यशोधरा 1932 का है, 32 का है, लास्ट में है जय भारत 1952 की है। ठीक है, इनको मतलब क्रम से भी बहुत बार एग्जाम में क्रम लगाने के लिए आता है, तो थोड़ी कोशिश करें कि हम क्रमबद्ध तरीके से इन रचनाओं को सीखेंगे, याद रखेंगे, तो ज़्यादा हमारे लिए फायदेमंद रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, वे दिन वे लोग शीर्षक संस्मरण रचना के लेखक हैं। तो हम सादा सा प्रश्न है, कोई ज़्यादा खास नहीं है। तो आंसर हो जाएगा वे दिन वे लोग। तो आंसर है इसका शिव पूजन सहाय। ठीक है, शिव पूजन सहाय के द्वारा लिखा हुआ ये संस्मरण है, वे दिन वे लोग। तो आज इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इसका नेक्स्ट पार्ट करवाएंगे। इसमें टोटल 125 प्रश्न हैं। तो वीडियो को आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और अपने प्रश्नों को साथ ही अटेम्प्ट करते चलें और हमें स्कोर जरूर भेजें। तो थैंक यू, आज इतना ही। ओके।